गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भाई मैं बात दोबारा कहूँगा जो हर बार पूछता हूँ कि सब पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी भी हम और पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक में। तो लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने पढ़ा था दैट वाज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और साथ ही में हमने न्यूमेरिकल्स भी ट्राई किए थे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है एबनॉर्मल मोलर मास। ये क्या होता है, कैसे आता है, इसके बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। टॉपिक इज एबनॉर्मल मोलर मास। तो सभी जानते हैं एबनॉर्मल का मीनिंग होता है विच इज नॉट नॉर्मल। नाउ अब हमें यह जानना है कि नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। नाउ व्हाट इज नॉर्मल मोलर मास? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास प्रेजेंट है NaOH। तो NaOH का मोलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल, और दिस इज नॉर्मल मोलर मास। मेरे पास है NaCl का मोलर मास होता है 58.5 ग्राम पर मोल, दैट इज नॉर्मल मोलर मास। ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब है कि इन सभी कंपाउंड्स के जो मास की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, डिफरेंट मास वैल्यू होगी। कि डिफरेंट मास वैल्यू कैसे ऑब्टेन होगी, हमें वो देखना है। तो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, उसी से मैं इसे रिलेट करूंगा, बल्कि उसी से ही ये रिलेटिव भी है। मान लेते हैं कि मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर को चुना। मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन रखा हुआ है, और मैंने एक्सपेरिमेंट करके इस NaCl के सॉल्यूशन में से ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड कर लिया। ठीक है। मैंने क्या किया कि मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है इस कंटेनर में, और उस कंटेनर से मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट कर लिया। समझ गए सब बातें वाली। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की मान लो वैल्यू आती है x। ठीक है। अब मैं अप्लाई करता हूं हमारा फॉर्मूला, दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT, और C होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है। अब मैं इस पूरे डाटा को अगर यहां रिप्लेस करता हूं तो मुझे मिलता है पाई इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। पाई की वैल्यू मेरे पास x आई थी। ठीक है। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैंने NaCl का कुछ मास यूज किया होगा। मान लेते हैं जो मास मैंने यूज किया वो y ग्राम था, तो मैंने y ग्राम पुट कर दिया यहां पे। I में जिससे y, मुझे मोलर मास चाहिए। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, मान लेते हैं V, R की वैल्यू पता है, टेम्परेचर भी हमारे को पता है। आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, मोलर मास जो ऑब्टेन हुआ मुझे बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट, दैट मोलर मास वाज नॉट इक्वल टू 58.5 ग्राम। तो जो डिफरेंट मास मुझे यहां ऑब्टेन होगा NaCl के केस में, उसे कहा गया एबनॉर्मल मोलर मास। जो कि ट्रू तो नहीं है, सच तो नहीं है वो, क्योंकि NaCl का मोलर मास तो ये होता है। अब अगर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट से जो डाटा ऑब्टेन हुआ, उस डाटा को फॉर्मूले में पुट करने के बाद मुझे जो आंसर मिला, अगर वो आंसर मेरा थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। या तो गड़बड़ है इस एक्सपेरिमेंट में, या फिर गड़बड़ है इस फॉर्मूले में। अब अगर एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ नहीं है, इस एक्सपेरिमेंट हमने और भी तरह के सॉल्यूट्स पे किया, मान लिया कि यही एक्सपेरिमेंट हमने किया ग्लूकोज के लिए भी, एंड आफ्टर पुटिंग इन द फॉर्मूला मुझे जो मास मिला वो 180 ग्राम था,
जो कि ठीक था। ग्लूकोज पुट करने के बाद जो मुझे मास मिला वो ठीक आ गया, मतलब एक्सपेरिमेंट तो ठीक है। गड़बड़ किसमें है? गड़बड़ इस फॉर्मूले में है। मतलब ये फॉर्मूला जो है इस पर तो एप्लीकेबल है, बट NaCl पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, उसी का हमें कारण जानना है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक्सपेरिमेंट हमने किया, NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करी, Y ग्राम हमने लिया था उसमें। आफ्टर पुटिंग ऑल द डाटा इन दी फॉर्मूला, मुझे जो मोलर मास ऑब्टेन हुआ NaCl का, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम 58.5, मतलब दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल वैल्यू। तो जो मास ये ऑब्टेन होगा इससे हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब इस एबनॉर्मल मोलर मास को हमें करेक्ट करके नॉर्मल मोलर मास में लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? हमें इस फॉर्मूले को करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, गड़बड़ फॉर्मूले में है। तो फॉर्मूले की करेक्शन के लिए वैन ट't होफ ने पहला स्टेप उठाया। आफ्टर मैनी कैलकुलेशंस ही पुट फॉरवर्ड ए कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड वैन ट't होफ फैक्टर। हम उस वैन ट't होफ फैक्टर की बात करेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लेंगे। तो वैन ट't होफ ने काफी कैलकुलेशन करी, एक्सपेरिमेंट किए, एक फैक्टर दिया गया। अब हमें यह समझना भी तो है ना कि वैन ट't होफ ने ऐसा क्या किया कि उसने फैक्टर दे दिया। तो यहां पर हम बात करेंगे टर्म के बारे में। टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये मैंने न्यूमेरिकल जब करवाए थे तब मैंने बताया था कि हम इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस समझेंगे कि उनका रोल क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में। तो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैं NaCl लेता हूं, अगर ये एक्वस है तो ये NaCl जो है सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट हो जाएगा। ध्यान दे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं ये मानता हूं कि NaCl डिसोसिएट नहीं हुआ होता, तो इसमें सिर्फ एक पार्टिकल है कंप्लीट NaCl का। और अब अगर वो क्योंकि डिसोसिएट हो चुका है तो अब इसमें दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल Na पॉजिटिव का है, एक पार्टिकल Cl नेगेटिव का है। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पर ऑब्टेन होगी वो डिफरेंट होगी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मुझे यहां पर ऑब्टेन हुई है। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमने पुट किया था वो था पाई इज इक्वल टू CRT। बट ये जो फॉर्मूला है ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया थ्योरेटिकल वैल्यू को, यानी कि ये सिस्टम जो यहां पर चल रहा है ये ट्रू नहीं है, ये गलत है। तो वैन ट't फैक्टर ने कंक्लूजन निकाला कि जो NaCl है वो डिसोसिएट होगा Na प्लस Cl नेगेटिव में, उसमें पार्टिकल का नंबर इंक्रीज होगा और उन पार्टिकल के नंबर के इंक्रीज होने के बेस पर ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी और उस डिफरेंट वैल्यू से जो हमारा मोलर मास ऑब्टेन होगा वो एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर होगा। समझ के सब बातें वाली। उसी तरह कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो कि एसोसिएट कर जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। इसमें डिसोसिएशन हुआ कि एक पार्टिकल दो या दो से ज्यादा पार्टिकल में ब्रेक हो गया। इस केस में एसोसिएशन होगा। मान लेते हैं मेरे पास ए पार्टिकल है, वो ए पार्टिकल बन के A2 पार्टिकल हो गया। स्टार्टिंग में मेरे पास यहां पे दो पार्टिकल थे एंड आफ्टर एसोसिएशन ये एक पार्टिकल में चेंज हो गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू यहां पर ऑब्टेन होगी और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू यहां पर ऑब्टेन होगी वो इक्वल नहीं होंगी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पार्टिकल का डिफरेंस है यहां पे। तो एक्चुअल वैल्यू कौन सी होगी? एक्चुअल वैल्यू हमारे पास ये वाली होगी
जहां पे वो एसोसिएट हो गया। तो इस वैल्यू के बेस पर ही हम अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। उस मॉडिफिकेशन को ही हमने नाम दिया वैन होफ फैक्टर। तो वैन होफ फैक्टर का सिंबल है आयोटा, या इसको आई भी कह सकते हैं। इस आयोटा को हम अपने हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में इंक्लूड करेंगे, जिसके बाद जो हमारी वैल्यूज है मोलर मास की वो थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर आएंगी। लेकिन ये पुट कर ही क्यों रहे हैं, इसमें ऐसा हो क्या गया? मैं फिर वही बात बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल के अनुसार जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आई थी वो हमें एक्चुअल मोलर मास नहीं दे पा रही थी, वो हमें एबनॉर्मल मोलर मास दे रही थी, क्योंकि हमारा जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएबल इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट हो रहा है। तो वो डिसोसिएट हो रहा है तो पार्टिकल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। हम मान के बैठे थे कि हमारे पास एक पार्टिकल है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास दो पार्टिकल है। तो जब दो पार्टिकल होते हैं तो ये वाली वैल्यू ट्रू नहीं होगी, हमें एक नई वैल्यू चाहिए। उस नई वैल्यू के लिए ही हमने यूज किया वैन होफ फैक्टर को। क्या सभी को यह बात समझ में आई? वेरी गुड, इसे नोट करेंगे। इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा, वैन होफ फैक्टर को भी मैं और इलेबोरेट करूंगा आगे अच्छे से। नोट कर लीजिए। बच्चों एक बार चलो ये देखते हैं हम कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन से मोलर मास इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, ये भी हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमें सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पता होता है तो हम उसको न्यूमेरिकल पार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स। देखते हैं। ओके, मैं ये जानता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की, ये हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था। और मैं ये भी जानता हूं कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर मैं इस पूरे डाटा को यहां पुट करता हूं तो ये हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। अगर मैं यहां से कंक्लूजन निकालता हूं, यानी कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मोलर मास की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास NaCl है, ये डिसोसिएट हुआ Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब क्योंकि ये डिसोसिएट हो गया है तो इसमें पार्टिकल इंक्रीज हो गए हैं। पार्टिकल इंक्रीज हुए हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो जो मोलर मास हमें ऑब्टेन होगा वो लेस वाला होगा अगर हम वैन होफ फैक्टर इंक्लूड नहीं करते हैं तो। समझ गए बात ये वाली? ओके, सिमिलरली अगर मेरे पास एसोसिएशन हो जाता है तो पार्टिकल्स का नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया, इसी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, और मोलर मास जो है वो हमें जो ऑब्टेन होगा वो इंक्रीज्ड वैल्यू ऑब्टेन होगी अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वैन होफ फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं तब। समझ गए बात? तो दीज आर अगेन कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। ये एबनॉर्मल मोलर मास तब आएगा अगर हम वैन होफ फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में। समझ गए सब बातें वाली? तो इन शॉर्ट एसोसिएशन में एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल मोलर मास से लेस होता है। तो लेट मी राइट इट हियर कि एबनॉर्मल मोलर मास इज लेस देन नॉर्मल मोलर मास। कब? जब डिसोसिएशन होगा। और
जब एसोसिएशन होगा तो एबनॉर्मल मोलर मास इज मोर देन नॉर्मल मोलर मास। इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को आप न्यूमेरिकल के समय भी यूज कर सकते हैं। समझ गए सब बातें वाली? बिकॉज कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि फलाने मॉलिक्यूल का मास x था, आफ्टर कैलकुलेशन हमें y मिला, अगर y लेस है x से तो वहां पे क्या हुआ, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। सो इफ यू गेट द क्वेश्चन, राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नोट कर लेंगे। देन हम अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में वैन टू फैक्टर को इंक्लूड करेंगे, बट उससे भी पहले मैं बताऊंगा कि वैन टू फैक्टर है क्या। प्लीज नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चे, अब एक बार हम बात करते हैं वैन टू फैक्टर को डिफाइन करते हैं क्या है। तो वैन टू फैक्टर, ये वैन टू फैक्टर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने काफी कुछ हमें दिया फिजिकल केमिस्ट्री में। इसको आप आगे पढ़ेंगे अपने हायर लेवल स्टडीज में। तो आयोटा कहेंगे इसको। आयोटा हमारे पास है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड का मतलब है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जब करते, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं देन वी ऑब्जर्व थिंग्स। तो दिस ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल होगी। कैलकुलेटेड का मतलब है यहां पे विच इज कैलकुलेटेड ऑन पेपर, दैट मींस ये वाली वैल्यू हमारी थ्योरेटिकल है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को मोलर मास के टर्म्स में लेकर आता हूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोलर मास के इनवर्स होती है। आई विल जस्ट पुट द वैल्यू हियर। तो वैन टू फैक्टर विल बिकम कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। वही कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल। व्हाट इज कैलकुलेटेड? जैसे मान लो मेरे पास NaCl, इसका मास क्या होगा 23 प्लस 35.5, दैट मींस 58.5 ग्राम पर मोल। नाउ दिस इज थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने मेजर करी फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने जो मोलर मास की वैल्यू ऑब्टेन करी, उस मोलर मास की वैल्यू को मैं कहूंगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास। आई थिंक सभी को ये वाला पार्ट क्लियर होगा। अब ये देखते हैं कि आयोटा की वैल्यू चेंज कैसे होती है व्हेन यू हैव डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो लेट्स से इलेक्ट्रोलाइट इज ए सोल्यूट। बेसिकली मैं उल्टा बोल गया, सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में हम पहला पार्ट लेते हैं डिसोसिएशन का। तो डिसोसिएशन हो रहा है, तो मुझे बताओ डिसोसिएशन में मोलर मास की वैल्यू ज्यादा होती है कि कम होती है? डिसोसिएशन में एबनॉर्मल मोलर मास जो होता है वो लेस होता है नॉर्मल मोलर मास से। व्हाट इज एबनॉर्मल? एबनॉर्मल है ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो लेस होगा कैलकुलेटेड मोलर मास से, ठीक है। अब अगर ऐसा होगा तो जो आयोटा की वैल्यू है वो क्या आएगी? कैलकुलेटेड इज मोर देन ऑब्जर्व, तो आयोटा की वैल्यू विल बी मोर देन 1। क्लियर टू ऑल? और अगर इसी प्रोसेस को मैं एसोसिएशन में इंक्लूड करता हूं, एसोसिएशन में आयोटा की वैल्यू आएगी लेस देन 1। क्लियर और नॉट? एंड इफ आई हैव नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस,
अगर मेरे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल। इज दिस ऑल क्लियर टू यू? वेरी गुड, नोट कर लेंगे। फिर हम अब अपना लास्ट काम करेंगे, आयोटा की वैल्यू को पुट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूलाज में। तो चलिए अब फॉर्मूले लिखते हैं और उसमें वैन गॉख फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला RLVP का, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। That will be P0 minus PS divided by P0 is equal to X2। ये होता है फॉर्मूला, आपको बस यहां पे आयोटा पुट करना है। This has become the modified formula for RLVP included Van 't Hoff factor। सेकेंड हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM। यहां पर भी आयोटा इंक्लूड कर देंगे, ये बन गया आपका मॉडिफाइड फॉर्मूला फॉर एलिवेशन। थर्ड बात करेंगे हम, थर्ड हमारे पास होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। यहां पर आयोटा पुट कर देंगे और ये बन गया आपका फॉर्मूला डिप्रेशन के लिए। फोर्थ हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। आई इंक्लूड कर दो और ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर दी ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दिस ऑल क्लियर टू यू? वेरी गुड, नोट कर लेंगे। तो बच्चे अभी हमने वैन 't Hoff फैक्टर को पुट कर दिया अपने फॉर्मूले में। अब हमें यह जानना है कि वैन 't Hoff फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने लिखा उसका फॉर्मूले से हमने अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि वैन 't Hoff फैक्टर को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। अभी हमने सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा ऑब्टेन किया है कि डिसोसिएशन में आयोटा विल बी मोर देन 1, एसोसिएशन में आयोटा विल बी लेस देन 1। वी नीड स्पेसिफिक वैल्यूज, हमें क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए। तो अब बात करेंगे हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वैन 't Hoff फैक्टर। तो पहला केस मैं ले रहा हूं डिसोसिएशन। काफी ध्यान से इसको देखिएगा, समझ में बहुत अच्छे से आएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो। ओके, तो मेरे पास मान लीजिए प्रेजेंट है AN, ये डिसोसिएट हो जाता है NA में। ठीक है, तो AN था, डिसोसिएट हो गया NA में। इनिशियली जब डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो इसका पार्टिकल मेरे पास 1 था, तो इसके पार्टिकल होंगे 0। आफ्टर सम टाइम T, when the dissociation process has started and begun, and after that time, मान लेते मैंने 1 में से अल्फा कम कर दिया तो N अल्फा फॉर्म होगा। और अल्फा क्या है? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई थिंक सभी जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। इट हैज बीन टॉट इन क्लास 11 चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम। देखो अल्फा कम हुआ, N अल्फा बना, बिकॉज यहां पे N पार्टिकल्स बन रहे थे तो N अल्फा बना। समझ गए सब बात ना ये वाली? तो टोटल पार्टिकल कितने होंगे अब यहाँ पे? टोटल पार्टिकल दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। दैट विल बिकम 1 प्लस अल्फा 1 माइनस, सॉरी नॉट 1 माइनस N माइनस 1। अल्फा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो दीज आर द टोटल पार्टिकल्स। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। अब हमें चाहिए वैन 't Hoff फैक्टर की वैल्यू। तो वैन 't Hoff फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? इट इज द ऑब्जर्व्ड
colligative property divide by calculated colligative property. Observed क्या है, देखो, this data is obtained when we consider that there is dissociation, and dissociation can only be considered when we have done experiment, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आएंगे, उस डिफरेंट वैल्यू का हम कोज जानना चाहेंगे, और कोज हमें पता लगेगा कि क्या या तो वहां पे डिसोसिएशन हुआ है या फिर वहां पे एसोसिएशन हुआ है। तो डिसोसिएशन होना, एसोसिएशन होना इज रिलेटेड टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान देंगे, as dissociation has occurred, these are the number of particles that are formed after dissociation. That means these are the total particles formed after dissociation, and this is the observed colligative property. तो आयोटा हो जाएगा 1 plus alpha n minus 1. Now what will be calculated? कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी का मतलब है हमने सिर्फ थ्योरेटिकली उसको सोल्व किया और हमने ये माना वहां पे कि ना तो डिसोसिएशन हुआ है और ना ही वहां पे एसोसिएशन हुआ है। तो अगर हम ये मानते हैं कि ना तो वहां पे डिसोसिएशन है ना वहां पे एसोसिएशन है, तो हमारे पास जो पार्टिकल होगा वो ये वाला होगा। दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 1 ओनली। तो आयोटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 के इक्वल। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट हैव बीन डिसोसिएटेड। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास NaCl है, NaCl डिसोसिएट हुआ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो n की वैल्यू यहां पे 2 हो जाएगी, बस 2 पार्टिकल बने। मान लेते हैं मेरे पास प्रेजेंट है CaCl2, CaCl2 डिसोसिएट होता है और मुझे मिलता है ये प्रोडक्ट, तो यहां पे n की वैल्यू 3 होगी क्योंकि मुझे 3 पार्टिकल मिलते हैं। समझ गए सब बातें वाली। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन होगी तो आप उससे वैन टू फैक्टर निकाल लेंगे और वैन टू फैक्टर को पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में एंड यू विल गेट द राइट आंसर। क्लियर? इसे नोट करेंगे, फिर हम बात करते हैं एसोसिएशन की। तो चलिए बच्चे अब बात करते हैं एसोसिएशन में क्या होगा वैन टू फैक्टर का वैल्यू। तो एसोसिएशन में मेरे पास Na है, ये Na जुड़ के बन जाएंगे An। सभी को ये बात क्लियर है? वेरी गुड। तो इनिशियली लेट्स से इस पूरे सब्सटेंस की अमाउंट मैं 1 मान लेता हूं, तो इनिशियली इसकी अमाउंट 0 होगी बिकॉज ये अभी एसोसिएट हुआ ही नहीं है। आफ्टर सम टाइम टी, कि जब हमारा एसोसिएशन बिगिन हो गया उसके कुछ समय बाद हमने ये देखा कि 1 में से अल्फा डिक्रीज हुआ तो अल्फा बाय n फॉर्म होगा। अब अल्फा बाय n फॉर्म क्यों होगा इसको मैं समझाता हूं एक बार, इधर ध्यान देंगे, इसको एक बार यहां ध्यान दें कि अल्फा बाय n फॉर्म क्यों हुआ। ध्यान दें, Na से बनता है An। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू n थी तो n से 1 बनेगा, 1 से बनेगा 1 बाय n और अल्फा से बनेगा अल्फा बाय n। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? देखो, अल्फा कम हुआ तो अल्फा बाय n बना ना, अल्फा कम हुआ अल्फा बाय n बना। जब n से 1 बनता है तो 1 से बनेगा 1 बाय n और अल्फा से बनेगा अल्फा बाय n। इनिशियली ये 1 था तो ये 0 था इनिशियली। आफ्टर सम टाइम टी जब अल्फा कम हुआ तो अल्फा बाय n फॉर्म हुआ अकॉर्डिंग टू दैट वन। आई थिंक अब सभी को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो अब अल्फा क्या है यहां पे, क्योंकि एसोसिएशन हुआ है तो अल्फा यहां पे है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो टोटल पार्टिकल कितने होंगे? टोटल पार्टिकल होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। अल्फा कॉमन निकालेंगे यहां से तो ये बन जाएगा 1 बाय n माइनस 1। ठीक है, अल्फा मैंने कॉमन लिया तो ये बन गया 1 बाय n माइनस 1।
और वैन को फैक्टर होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ बच्चे, ऑब्जर्व प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ये वाली है कि ये वाली है? लिख दिया कमेंट में। अब देखते कौन सी वाली है। तो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी हमारी ये वाली होगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें पता लगता है कि इसमें एसोसिएशन हुआ है, और एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये वाले हैं। दिस इज द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट विल बिकम 1 प्लस अल्फा 1 बाय n माइनस 1. So what will be calculated? This one will be calculated, divide by 1. तो आयोटा हमारे पास बनेगा 1 plus alpha 1 by n minus 1. So this is your formula for calculation of iota in case of association. I think सभी को ये वाली बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे नोट कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी और भी अच्छी हो जाए। तो बच्चे, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हमें दिया है न्यूमेरिकल द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। हमें वैन का फैक्टर भी दिया है 2.47, डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखते हैं हमें यहाँ पे डाटा गिवन क्या क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो वी विल अप्लाई सॉल्यूशन हियर। हमें दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 atm, हमें दिया है टेम्परेचर दैट इज 25 सेल्सियस। इसे चेंज करेंगे केल्विन में। आफ्टर एडिंग टू 273 दैट विल बिकम 298 केल्विन। हमें दिया है वैन फ्लो फैक्टर 2.47 और हमें दिया है वॉल्यूम दैट इज 2.5 लीटर। ध्यान रखिए, वॉल्यूम जो हमें दिया है वो वाटर का दिया है, वाटर सोलवेंट है, लेकिन हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम अब इसको अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान सकते हैं, क्योंकि सोल्यूट की अमाउंट जो हमारे पास निकल के आएगी वो कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम है। सो इसकी हेल्प से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि सोल्यूट कैसा होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। समझ गए बात? तो मैं ये मान रहा हूं कि जो सोलवेंट का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का है। इससे आंसर तो हमारा अप्रोक्सीमेट आएगा, बट एरर कम होगा। तो अगर एरर हमारा कम होता है आंसर में, तो उसको हम एक्सेप्टेड आंसर मान सकते हैं। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास है पाई इज इक्वल टू ICRT। पाई हो जाएगा I इंटू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इंटू। अब हमें अमाउंट का है। अमाउंट हमारे पास दो तरीके से हो सकती है, या तो हम इसका गिवन मास निकाल लें या फिर हम इसके मोल्स निकाल लें। तो गिवन मास निकाल लेते हैं, मोल्स भी आप निकाल ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इंटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर इंटू R इंटू T। तो पाई है 0.75 इज इक्वल टू I है 2.47। गिवन मास तो गिवन मास रख लेते हैं। इसका मोलर मास क्या होता है? मोलर मास निकाल सकते हैं ना हम। कैसे निकालेंगे? कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, Ca का 40 होता है, Cl2 का 71 हो जाएगा। दैट विल बिकम 111 ग्राम पर मोल। तो 111 ग्राम हो जाएगा पर मोल इंटू 1 बाय 2.57। नॉट वॉल्यूम इज 2.5 नॉट 2.57। आर की वैल्यू क्या होगी? अब क्योंकि पाई हमें एटीएम में दिया है, तो जो आर की वैल्यू होगी दैट विल बी 0.082 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। तो यहां पे हो जाएगा 0.082 इंटू टेम्परेचर इज 298। अब बाकी काम है रीअरेंजमेंट का। ऑन सम रीअरेंजमेंट गिवन मास हमारे पास बनेगा 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 2.47 इंटू 0.082 मल्टीप्लाई 298। इसे सोल्व करेंगे, मैथमेटिकल पार्ट सबका स्ट्रॉन्ग है, सोल्व करेंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा ग्राम में। दैट विल बी आवर गिवन मास। तो ऐसे आप वैन को फैक्टर का यूज कर सकते हैं, इसे नोट कर लेंगे।
चलिए बच्चे, अब एक लास्ट बात कर लेते हैं। हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो आपके न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होंगी। जैसे अगर लिखा मिला है कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो इसमें अल्फा की वैल्यू 1 होगी। अगर लिखा मिला है कंप्लीटली एसोसिएटेड, तो भी अल्फा की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, ओके। ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। ऑल्सो हमें ये समझना है कि डिसोसिएशन कब होगा और एसोसिएशन कब होगा। जब एक पोलर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में, देन देयर विल बी डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो मुझे मिलता है एसीटेट आयन प्लस में हाइड्रोनियम आयन, तो डिसोसिएशन हो गया। वही अगर एक पोलर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो देयर विल बी एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वही एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को मैंने बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया, तो यहां पर इसका डाइमर बन जाएगा। डाइमर का मतलब पता है ना क्या होता है कि एसिटिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनके बीच में हमारे पास H बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कैसा होगा H बॉन्ड दिखने में? कुछ ऐसा होगा, ध्यान देंगे। तो ये रहा वो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, H बॉन्ड। तो देयर विल बी एसोसिएशन व्हेन पोलर सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये वाली बात भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्जाम्स में। आई थिंक सभी के पास समझ गए होंगे, इसे नोट करेंगे और आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ IIT का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक तो ज़्यादा नहीं है, 2-3 टॉपिक ही है, उसको पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे। और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल भी दिखेंगे, आप वहाँ पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल। एंड हाँ, एक लास्ट बात, स्टे ट्यून्ड, ताकि आप सभी वीडियोस को देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। फाइनल बाय।